हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड टुडे आई विल ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स अंडर दिस टॉपिक। सो स्टे विद मी एंड वॉच द वीडियो टिल एंड एंड ऑल्सो वॉच द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है? अकाउंटिंग कन्वेंशन यू कैन से दैट दे आर द जनरल कस्टम्स और द जनरल प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय द बिजनेसमैन और यू कैन से द अकाउंटेंट। ठीक है, जनरल प्रैक्टिसेस जो अकाउंटेंट्स अपनाते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, टाइम टू टाइम उन्होंने एक्सपीरियंस के साथ जो चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, उन प्रैक्टिसेस को ही हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस कहते हैं। और दूसरी चीज़ उसको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि इस प्रिंसिपल के अंदर क्या आता है? दैट बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी द सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, यानी कि बिजनेस और ओनर की एंटिटी सेपरेट होती है। ठीक है, यानी कि सपोज सोहनलाल स्टार्टेड अ बिजनेस। सोहनलाल ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो जो भी ट्रांजैक्शन उस बिज़नेस के अंदर होगा वो बिज़नेस के नाम पर होगा, सोहनलाल के नाम पर नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा? ओनर्स आर कंसीडर्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। यानी कि इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे बिज़नेस का जो भी ओनर है वो क्या होता है? वो बिज़नेस के लिए क्रेडिटर होता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या है, स्टार्टिंग में कैपिटल ओनर ने ही तो इन्वेस्ट किया है, यानी बिज़नेस के अंदर ओनर पैसे लगा रहा है। तो इस बिज़नेस की एंटिटी क्योंकि अलग है, तो इस बिज़नेस के लिए ओनर क्या हो जाएगा? क्रेडिटर, क्योंकि बिज़नेस ने क्रेडिटर से पैसे लिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर, अमित स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड ₹1 लाख एज कैपिटल। यानी कि अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें 1 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट की है। तो ये जो 1 लाख रुपीज़ है ना, ये ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई अमित ने ही तो बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो जो अमित का पैसा है वो बिज़नेस का पैसा है, सब एक हो गया, अब उसको क्या ज़रूरत है कहीं रिकॉर्ड करने की? नहीं, बट दिस अमाउंट इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड, वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। वाई? बिकॉज अमित इज़ क्रेडिटर टू इट्स बिजनेस। ठीक है, अमित क्या है? वो क्रेडिटर है, 1 लाख रुपए का उसने उधार दिया है बिजनेस को। ठीक है, तो ये कैपिटल क्या हो जाएगा? एक तरह से क्रेडिट माना जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। यानी कि इस प्रिंसिपल में क्या होता है, हम उन ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दैट फर्नीचर परचेज्ड ऑफ 10,000 रुपीज़। ठीक है, 10,000 रुपये के फर्नीचर परचेज़ किए गए, यानी यहाँ पर आपको फर्नीचर की मॉनेटरी वैल्यू पता चल रही है, कितना है? 10,000 रुपीज़। तो इस ट्रांजैक्शन को हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। बट ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पॉर्टेंट बट दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वहीं पर हम दूसरी चीज़ समझ सकते हैं कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी बिज़नेस के लिए, क्योंकि बिज़नेस को प्रॉपरली रन करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़रूरी है। सारा जो दिमाग लग रहा है, जो प्लानिंग लग रही है, वो कौन कर रहा है? ह्यूमन रिसोर्स ही कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट जो सब लगा हुआ है, ये लोग ही कर रहे हैं। बट दे आर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इन्हें हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं। वाई? क्योंकि इनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से हम इन्हें कहीं भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट हर उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब यहाँ पर आपको समझना है मेन क्या, अकाउंटिंग पीरियड को आपको समझना है। अकाउंटिंग पीरियड यानी कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो वह हमारा क्या होता है, एक साल के लिए डिवाइडेड होता है।
आप देखो, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि हम जो है ये मानकर चलते हैं जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे कि वो बहुत लंबे समय तक चलेगा, इनफैक्ट इनफाइनाइट टाइम्स के लिए चलेगा, ठीक है। बट होता क्या है कि अब हम इतना लंबा तो इंतज़ार नहीं, कब तक करेंगे। हम अकाउंटिंग अपनी जो हमें करनी है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, वो किस बेस पर बनाएंगे। तो हम इस टाइम पीरियड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, यानी कि एक एक साल के पीरियड में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब वो एक साल कब से कब तक माना जाएगा, इसी को हम कहेंगे अकाउंटिंग पीरियड। यानी जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो वो 1 ईयर कब क्या लेते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। नॉर्मली हम अपना ईयर कैसे लेकर के चलते हैं, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमारा नॉर्मल ईयर होता है। बट अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, यानी अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लाइफ ऑफ बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स दैट मीन्स 1 ईयर। यानी कि जो लाइफ है बिजनेस की वो एक एक साल में हम उसे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और वो पार्ट कब से कब तक कैलकुलेट किया जाएगा, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट इज सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड at regular intervals to facilitate the user of financial statement। क्यों करते हैं ऐसा, जैसा हमने आपको बताया भाई, इतने लंबे पीरियड के लिए जब हमने कहा कि बिज़नेस की लाइफ टाइम हमेशा रहेगी, बिज़नेस कभी नहीं ख़त्म होगा, तो हम अपने आखिर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स और बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो क्योंकि वो सारे काम आसानी से हो सकें, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे टाइम टू टाइम तरीके से बन सकें, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि उसको छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड करके और फिर उसके अकॉर्डिंग हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें टाइमली अपने बिज़नेस को देखना भी होता है कि किस डायरेक्शन में हमारे बिज़नेस की ग्रोथ हो रही है। जो पार्टीज़ हमारे बिज़नेस से जुड़ी हुई हैं उनको ज़रूरत होती है बिज़नेस के इंफॉर्मेशन के लिए, वो हम मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइमली, ठीक है। टाइमली हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं ताकि हम परफॉर्मेंस को ठीक से मेजर कर पाएँ अपने बिज़नेस के, और जो हमारे यूज़र्स हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के जो यूज़र्स हैं, उन्हें भी हम टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। दैट्स वाई अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अंदर क्या चीज़ें हैं, there should be complete and understandable reporting on the financial statement of all the significant information related to the economic affairs of the entity। यानी कि किसी भी बिजनेस एंटिटी के जितने भी इकोनॉमिक अफेयर हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सब कुछ कंप्लीट उसकी रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, या फिर जो भी अकाउंट्स वगैरह बन रहे हैं उन सब में पूरी तरीके से हमें उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ये कहा गया है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंदर। 5th वन इज़ मटेरियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज़ मटेरियलिटी, ठीक है। यहाँ पर मतलब क्या है मटेरियलिटी का। तो एन आइटम और डिस्क्लोजर इज़ मटेरियल इफ़ इट विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूज़र। यानी कि हम किसी आइटम को मटेरियल तब कहेंगे जब वो यूज़र के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ आज हम मार्केट जाते हैं तो 1000-2000 रुपीज़ खर्च करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और वो हम आसानी से खर्च कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 1000 रुपये में हो सकता है पूरा महीना चलाना पड़े, ठीक है। तो उनके लिए वो 1000 रुपये उनके डिसीजन पर असर डालेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि कोई आइटम अगर 1000 रुपये का है तो वो हमारे लिए तो मटेरियल नहीं है, लेकिन उस पर्सन के लिए मटेरियल हो सकता है, ठीक है। ओनली दोज आइटम शुड बी डिस्क्लोज दैट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट टू द यूज़र। इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है
कि जो चीज़ें, जो आइटम हमारे लिए मटेरियल है, केवल हमें उन्हें ही रिकॉर्ड करना है, केवल उन्हें ही डिस्क्लोज़ करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है। सो एन आइटम में बी मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज बट मे नॉट बी मटेरियल फॉर अनदर। जैसा कि हम लोगों ने पहले 2 पॉइंट्स जो डिस्कस किए हैं, इससे आप लोगों ने समझा होगा कि ऐसा हो सकता है कि कोई एक चीज़ किसी एक एंटरप्राइज़ के लिए मटेरियल है लेकिन दूसरे एंटरप्राइज़ के लिए मटेरियल नहीं है। जैसे कोई बिज़नेस है, ठीक है, तो कोई छोटा बिज़नेस है तो उसके लिए हो सकता है कि 1 लाख रुपीज़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है ना। तो वो 1 लाख रुपीज़ का अगर कोई आइटम है तो उसके छोटे बिज़नेस के लिए मटेरियल हो सकता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा बिज़नेस है तो ऐसा भी हो सकता है कि उसके लिए 1 लाख रुपीज़ मटेरियल ना हो। नेक्स्ट हमारा है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इसमें क्या है, आपको ध्यान देना है कंजर्वेटिज्म वर्ड पर, ठीक है। यहाँ पर इस प्रिंसिपल के अंदर क्या है, यानी कि आपको कंजर्व करके, बचत करके, संभल कर चलना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। कैसे करना है, प्रोवाइड फॉर ऑल एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट एंटिसिपेटेड इनकम्स एंड प्रॉफिट। यानी कि आपको अगर ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर कुछ लॉस या एक्सपेंस होने वाला है तो हम उसे तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर ऐसा है कि हमने ऐसा एंटिसिपेट किया कि इन फ्यूचर कुछ इनकम या गेन हो सकता है तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने अकाउंट्स में, ठीक है। क्यों करेंगे, इसको किस तरीके से करेंगे, लाइक क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट द कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लेस। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते टाइम क्या करेंगे कि कॉस्ट, उसका जो कॉस्ट है क्लोजिंग स्टॉक का या फिर इस समय जो मार्केट वैल्यू है, इन दोनों में जो लेस होगा हम उसमें इसकी वैल्यू करके चलेंगे, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आने वाली किसी भी दिक्कत से बचा जा सके। सेकंड ये, जैसे हमने ये एंटिसिपेट किया कि कुछ डेट्स हमने जो दिए थे वो मतलब डाउटफुल डेट्स हैं, यानी कि वो इन फ्यूचर बैड डेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, हमने ऐसा एंटिसिपेट किया है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए प्रोविजंस पहले से ही बना कर रखेंगे ताकि इन फ्यूचर कुछ हमारे जो डेट्स हैं वो अगर बैड डेट्स में चेंज होते हैं तो हमें कोई ऐसा बड़ा लॉस ना हो सके। उस टाइम अगर हमें पैसों की ज़रूरत पड़े तो हम इन प्रोविजंस को वहाँ पर यूज़ कर सकें। सीक्रेट रिजर्व्स हम वहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर कोई भी एक्सपेंस या लॉस अचानक से हमारे पास आ जाता है तो उस समय हमें कुछ पैसों की या किसी भी तरीके की दिक्कत ना आ पाए। तो इस तरीके से हम इस कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है कॉस्ट कंसेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। अब यहाँ पर इस चीज़ का क्या मतलब है, दैट एन असेट इज़ रिकॉर्डेड एट इट्स कॉस्ट प्राइस नॉट इट्स मार्केट प्राइस at the time of purchase but is systematically reduced by charging depreciation। यानी जब हम कोई असेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड होगा, मार्केट प्राइस पर नहीं रिकॉर्ड होगा। बट सपोज़ बैलेंस शीट में हमें असेट शो करना है, ठीक है, बैलेंस शीट में हम यहाँ पर असेट शो कर देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि उस टाइम पीरियड के लिए जो भी असेट की वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस में, यानी कि जिस अमाउंट में वो असेट ख़रीदा गया है, सपोज़ वो असेट अगर 20,000 में ख़रीदा गया है तो हम 20,000 ही यहाँ पर शो करेंगे। लेकिन इसमें से जो भी ये 1 साल का डेप्रिसिएशन या जो जितना भी वो टाइम पीरियड के लिए असेट रहा हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग हम डेप्रिसिएशन इसमें डिडक्ट कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन, और उसके बाद फिर हम ये फाइनल अमाउंट शो करते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट प्राइस पर नहीं शो करेंगे। ये जो हमने 20,000 लिखा ये कॉस्ट प्राइस है, यानी जिस अमाउंट में वो असेट परचेज़ किया गया, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉस्ट कंसेप्ट, यानी सारे असेट कॉस्ट प्राइस में ही रिकॉर्ड किए जाएंगे बट उसमें से डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया जाएगा, ठीक है। ये था हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट आ जाता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल में आपको ऐसा समझना है, मैच करना है। क्या मैच करना है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करना है, ठीक है। यानी कि अगर सपोज़ इसको थोड़ा यहाँ से समझते हैं, ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट revenue to determine the correct profit or loss of the accounting period।
यानी कि कोई अगर रेवेन्यू हुआ है किसी टाइम पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड में अगर कोई रेवेन्यू हुआ है तो उस रेवेन्यू के साथ साथ जो भी हमने एक्सपेंसेस या कॉस्ट खर्च किया है, ठीक है, जो भी कॉस्ट लगा है, जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं, तो उस रेवेन्यू के साथ हम वो उस एक्सपेंस को भी मैच करेंगे और साइड बाय साइड लेकर के चलेंगे, चाहे वो एक्सपेंस अभी होना बाकी है उसी रेवेन्यू से रिलेटेड या ऑलरेडी हो चुका है। ओके, दैट मीन्स प्रीपेड एक्सपेंसेस हो या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो उस पर्टिकुलर रेवेन्यू से रिलेटेड, तो हम वो एक साथ शो करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही फिर देखेंगे कि अब हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ये चीज़ है। तो हमें मैच करना है, किसको किसको मैच करना है, रेवेन्यू और एक्सपेंस को, ठीक है। सेम टाइप ऑफ रेवेन्यू से मतलब सपोज़ कोई रेवेन्यू हुआ है और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हुआ है वो हम साथ में शो करेंगे और सब डिडक्ट करके फिर हम देखेंगे कि पर्टिकुलर कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है उस अकाउंटिंग पीरियड में। ओके, तो ये था हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा है डुअल एस्पेक्ट्स और डुअलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा, लाइक एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू हैज़ टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। यानी कि कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है बिजनेस के अंदर, तो उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और दोनों ही इक्वल अमाउंट के होंगे। यानी कि डेबिट जितने अमाउंट का है उतने ही अमाउंट का क्रेडिट भी होगा। इट इफेक्ट्स टू अकाउंट्स, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो दो अकाउंट को इफ़ेक्ट करेगा और इसको ही हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, ठीक है, इसको ही डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, लाइक सोहन लाल स्टार्ट्स अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। तो अब होता क्या है, यहाँ पर जो हमारी एंट्री बनती है, यानी हमारे पास दो चीज़ें, एक तो कैश आ रहा है 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है, तो जो कैश आ रहा है हमारे पास 1 लाख रुपीज़ का, ये हमारा एसेट हो गया, है कि नहीं, ये हमारा एसेट हो गया कैश। लेकिन भाई सोहन लाल ने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाए बिज़नेस के अंदर, तो वो 1 लाख रुपए बिज़नेस में आया और वो 1 लाख रुपए अब जो कैश आया हमारे पास वो एसेट हो गया। लेकिन सेम अमाउंट की बिज़नेस की लायबिलिटी भी तो हो गई है कि नहीं। ये 1 लाख रुपए जो सोहन लाल ने दिए हैं, भले वो बिज़नेस का ओनर है, लेकिन ये 1 लाख रुपए हमें जो है सोहन लाल को कुछ समय के बाद वापस करना पड़ेगा, ये बिज़नेस की लायबिलिटी हो गई है, ठीक है। तो यानी कि जितने का असेट हुआ हमारे पास उतने की ही लायबिलिटी भी है। दैट मीन्स असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, ठीक है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी हो गई। अब यहाँ पर असेट से मतलब है चाहे वो हमारा करंट असेट हो या फिक्स्ड असेट हो, सारे असेट हमारे जो है इसके अंदर आ जाते हैं। असेट में हमारा करंट असेट, फिक्स्ड असेट दोनों आ जाएगा। इसी तरह से लायबिलिटी में भी, चाहे वो ओनर की इक्विटी हो, यानी चाहे वो लायबिलिटी हमारे ओनर के लिए हो या फिर वो लायबिलिटी हमारे आउटसाइडर्स के लिए हो, सारी लायबिलिटीज़ हमारे इसके अंदर आ जाएंगी। तो एक तरह से दूसरी भाषा में इसे ऐसे भी कह सकते हैं दैट टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ठीक है, इसको हम टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी भी कह सकते हैं। तो ये है हमारा डुअल एस्पेक्ट। डुअल का मतलब है दो, यानी कि दो साइड्स इफेक्ट होती हैं, दो अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, डुअलिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, यानी यहाँ बात हो रही है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने की। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज़ बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टैब्लिश्ड। यानी कि हम किसी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तब करेंगे, पहचानेंगे तब जब कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया गया है, एंटर कर दिया गया है, ठीक है। और अब हमारे पास मतलब अब ये ऑब्लिगेशन हो चुका है कि वो अमाउंट अब मिलना है, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि वो रेवेन्यू अब रिकॉग्नाइज हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ फरवरी 2022 में क्या हुआ कि कुछ
सेल हुआ है लेकिन अमाउंट जो है उसका मई 2022 में मिला, ठीक है। लेकिन क्योंकि सेल हमारी फरवरी 2022 में हो चुकी थी, जो सामान हमने सेल किया है, जो प्रोडक्ट हमने सेल किया है, वो उसका पोजेशन दूसरे के पास फरवरी 2022 में जा चुका था, पैसा हमें मई में मिला है, ठीक है। तो वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज हम ये फरवरी 2022 में ही करेंगे, यानी कि उसकी एंट्री हम फरवरी में ही करेंगे। और जैसे ही वो सामान का पोजीशन दूसरे के पास हुआ, सेल को हमने रिकॉर्ड कर लिया, वैसे ही अब जो कस्टमर है वो जो है ऑब्लिगेटेड है अब, ठीक है, उसको अब पैसे हमें देने ही पड़ेंगे क्योंकि वो सामान हमसे ले चुका है। वहीं पर एक दूसरा भी केस हो सकता है कि हमने जो है अमाउंट है, कोई सेल होनी है इन फ्यूचर, और लेकिन उसका जो पैसा है वो एडवांस में हमने फरवरी में ले लिया है और सेल हुई है जाकर मई में। एक बार और समझिए, यानी कि कोई सेल है जो कि मई में हुई है लेकिन उसका एडवांस पैसे हमने फरवरी में ले लिए हैं। तो अभी हमने पैसे तो ले लिए हैं लेकिन ये अभी मतलब कह सकते हैं कि हमारी अभी लायबिलिटी है। ये सेल रिकॉग्नाइज कब हुई? मई में, यानी कि मई में उस प्रोडक्ट को का पोजीशन किसी और के पास गया तो वो सेल रिकॉर्ड होगी मई में जाकर, ठीक है। अभी जो है सेल रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो इस वजह से अभी हम कह सकते हैं ऑब्लिगेट नहीं कर सकते कि हमें पैसे दो ही, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कंसेप्ट ये है कि जब एक्चुअल सेल हुई है जिस डेट पर, उसी डेट पर हम जो है उसका मतलब हम पैसे ले सकते हैं, ठीक है। और ओके, दिस इज़ ओनली इन दिस प्रिंसिपल, ठीक है। इस प्रिंसिपल में हमें बस इतना ही जानना था। नेक्स्ट हमारा हो जाता है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। तो अब ये वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि वेरिफिकेशन, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस सो दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, ठीक है। तो है क्या कि जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन के पीछे कुछ ना कुछ एविडेंस होंगे, ठीक है। उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए कुछ ना कुछ एविडेंस होते हैं उसके साथ, और उन ट्रांजैक्शन को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। और ये हमें आखिर वेरिफिकेशन के लिए एविडेंस क्यों चाहिए होता है? सो दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। सपोज़ कि कोई ट्रांजैक्शन है और हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया है, उसके साथ कुछ भी कोई एविडेंस नहीं है उसके पीछे, तो होगा क्या कि इन फ्यूचर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। तो किसी का अगर अपना पर्सनल बायस है, तो सपोज़ कोई सेल हुआ है, उसका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, तो सेल को किसी ने बढ़ा के दिखा दिया है, घटा कर दिखा दिया है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसके साथ हमें उसके वेरिफिकेशन के लिए एविडेंस होने चाहिए। अब ये एविडेंस कैसे होते हैं? इनके साथ कुछ ना कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको ही हम ये एविडेंस मानते हैं। किस तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स? लाइक कैश मेमो, ठीक है। अगर हमने सेल किया है तो हम कुछ कैश मेमो जो देते हैं, परचेज़ किया है तो भी हम कुछ रिसिप्ट वगैरह लेते हैं, उसके साथ वाउचर्स हो सकते हैं, इनवॉइसेस हो सकती हैं, या फिर सेल बिल्स वगैरह हो सकते हैं। तो इस तरह के कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, एज अ एविडेंस हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये था वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप इसके पहले जो दो हमने वीडियोस और शेयर किए हैं उन्हें भी देख लीजिए, सो दैट आपको पूरा ये चैप्टर ठीक से समझ में आ जाए। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, वीडियो भी ख़त्म हो गया है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो वॉच दिस वीडियो full. Okay, so I'm ending this video now. Thank you.